हेलो वीवर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठ में। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। क्योंकि आज जो है आप लोग सभी का एग्जाम है क्लास 8 का, और आज 10 मई है और क्लास 8 का एग्जाम है और आज सभी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है अंतिम वार है, ठीक है। ये आपका साइंस का जो है, ये साइंस से रिलेटेड जो है कम से कम 200 से 300 एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम से बाहर नहीं आएंगे, गारंटी है ये। तो इस वीडियो को आप लोग देख लें, ठीक है, जिससे आपका साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बाकी सारा मॉडल सेट को भी और सोशल साइंस का कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिससे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो इससे भी उसी तरह का प्यार दें और आप लोग एक बार इसको रिवाइज करके जाएं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये चलिए देखते हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है साइंस का कोशिका, क्लास 8 में। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले कोशिका की खोज कब हुई? तो कोशिका को खोज हुई 1665। ये सभी वायरल प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये सभी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज ये रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किया था एंटन वॉन लीवेनहॉक, जीवित कोशिका का। थर्ड नंबर है जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई, संरचनात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, ठीक है। एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है और इसमें ही एक ही कोशिका में इसके उत्सर्जन, पाचन, श्वसन इत्यादि सभी काम होते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो वो है सेफ्रिनिन, ठीक है। सेफ्रिनिन के माध्यम से केंद्रक को अभिरंजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित, तो जंतु जो कोशिका होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आगे का क्वेश्चन है कि अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो ऑप्शन है कवक, जीवाणु, गुलाब फूल और नील हरित शैवाल। तो अस्पष्ट केंद्रक का अभाव जो होता है वो होता है जीवाणु में, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 8वां है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट 9 नंबर है जंतु कोशिका में निम्न में कौन सा नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, लाइसोसोम और केंद्रक। तो हो जाएगा बी, ठीक है। जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। 10वां नंबर है पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग क्या कहलाता है? तो हरा रंग का जो वर्णक होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। हरा रंग का जो वर्णक होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण में काफी ज्यादा हेल्प करती है। आगे सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव होता है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु जो है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो ऊर्जा संयंत्र कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। पावर हाउस या बिजली घर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन है लाइसोसोम, प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो लाइसोसोम जो होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो 13 का हो जाएगा ए। 14 नंबर है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो कोशिका में गुणसूत्र जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में होता है। अगर ये कोशिका है तो इसके बीच वाले भाग में गुणसूत्र रहेगा, ठीक है, मतलब एकदम पूरे बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 15 नंबर आ जाता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में कौन पादक अभिरंजक है? तो पादक अभिरंजक जो होता है वो सेफ्रिनिन होता है, ठीक है। पिछले भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका होती है 2 प्रकार की, ठीक है। एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव, 2 प्रकार। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या की थैली कहलाता है। आगे कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो कोशिका में जो कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान होती है उसको रिक्तिका कहते हैं, ठीक है, रिक्तिका। नेक्स्ट एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। तो एक जेली जैसा जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ होता है और इसका कार्य क्या होता है? ऐच्छिक पदार्थों को शरीर से अंदर और बाहर करती है। नेक्स्ट है 20 नंबर सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? तो जीन, ठीक है। जीन जो होता है वो सजीव में अनुवांशिक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक गुण को दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है और ये काम करता है जीन। चलिए चैप्टर 1 हो चुका है। चैप्टर 2 देख लेते हैं, धातु और अधातु है और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा धातु नहीं है? ठीक है, धातु नहीं है। ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, सल्फर और लोहा। तो सल्फर है। सल्फर क्या है? अधातु है। सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल है, ठीक है, अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है सबसे सक्रिय धातु, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो सबसे सक्रिय होता है सोडियम और पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा ठीक है सक्रिय धातु है, क्योंकि अगर पोटेशियम और सोडियम को खुला अगर वायु में छोड़ते हैं तो ये आग लग जाता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए आगे की बात करें सबसे अधिक सक्रिय अधातु सबसे अधिक सक्रिय अधातु तो फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस जो है वो एक अधातु है जो सबसे सक्रिय होता है। आगे एक अधातु जिसमें चमक होती है तो वो होता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है उसमें काफी चमक होता है, ये अधातु कहलाता है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है उसको सोडियम कहते हैं। सोडियम इतना महीन और इतना पतला धातु होता है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है एक उच्च आघातवर धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है, तो वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के पन्ने को खाद्य पदार्थों में लपेटने का काम किया जाता है, क्योंकि एक तो ये खाद्य पदार्थों को अधिक अच्छे टाइम तक इसको अच्छे से रखती है, और दूसरा ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु तो ब्रोमीन कहलाता है, ठीक है। ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है एक अधातु का नाम बताया जो कठोर होता है, ठीक है। कठोर तो हीरा। हीरा जो है वो काफी कठोर अधातु है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो पारा, ठीक है। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह सकती है, ठीक है। तो पारा हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? पारा, ठीक है, पारा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी हो जाएगा। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। सीट में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता जो गुण होती है उसके कारण धातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। 14 नंबर में वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो हीरा ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। हीरा, ठीक है। हीरा ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। आगे धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो लचीलापन, तन्यता, ठीक है। तन्यता के कारण धातु को पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता है या पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। आगे धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो है मरकरी, ठीक है। मरकरी मतलब पारा। नेक्स्ट है इनमें कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करता है? तो वो है आपका सोडियम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? तो वो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का सबसे पहले खोज किया गया था और एक एंटीबायोटिक थी, मतलब प्रतिजैविक। आगे का क्वेश्चन निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो वो है गिलोय, ठीक है। गिलोय का उपयोग किया जाता है इसमें मलेरिया और डेंगू के उपचार में। आगे ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है आपका एल्कोहल में। एल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिल, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिल जो है वो एक प्रतिजैविक है। आगे का क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो जल, वायु, मिट्टी, इनमें से सभी। तो सूक्ष्मजीव जो होता है वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। आगे पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। आगे किण्वन क्या है? किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने, ठीक है। लुई पास्चर जो थे वो किण्वन के खोज किए थे, लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट है चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो है वो किण्वन कहलाती है, किण्वन। आगे संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो वो है घरेलू मक्खी, ठीक है। घरेलू मक्खी जो है संचरणीय जो रोग हैं, ठीक है, वो उसके सबसे प्रमुख कारण हैं।
फिर डेंगू परजीवी का वाहक, तो डेंगू का है मादा एडिज मच्छर, ठीक है, मादा एडिज मच्छर जो है वो डेंगू का है। और मलेरिया का बात करें तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट है 13 नंबर, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है, तो पोलियो, ठीक है, पोलियो जो है मनुष्य में वायरस के द्वारा होने वाला एक प्रमुख रोग है। नेक्स्ट है मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, तो जीवाणु के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के टाइप से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14 का हो जाएगा ए नंबर। आगे 15, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस, काफी इंपॉर्टेंट था और आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है, तो मच्छर से, ठीक है, मच्छर से होता है मलेरिया जीव। उसके बाद है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव, तो लैक्टोबैसिलस, अभी मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट है ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, CO2 उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं इसको, तो इसको करते हैं पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण किया जाता है। आगे क्वेश्चन है नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र। आगे चैप्टर 4 है विद्युत का रासायनिक प्रवाह। इसमें पहला क्वेश्चन है बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों, क्योंकि इसमें हो जाएगा हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, ठीक है, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता, इसलिए ये सारा चीज करता है बिजली का मिस्त्री। आगे निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम और रबड़, तो रबड़ जो है विद्युत का कुचालक है। अगर रबड़ पहनकर काम करेंगे तो विद्युत जो है डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, इसलिए वो कुचालक हो जाता है। नेक्स्ट है इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है, लकड़ी, कागज, रबर और पीतल, तो पीतल जो है वो विद्युत का सुचालक कहलाता है, पीतल। नेक्स्ट है इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है, तो कुचालक कौन है, तो आसुत जल, ठीक है, आसुत जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। 5वां नंबर है निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन है नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, खाद्य तेल, तो हो जाएगा नींबू का रस, ठीक है, नींबू का रस जो है वो विद्युत का सुचालक कहलाता है। आगे विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है चुंबकीय, उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक तीनों प्रवाह, ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से धातु जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, तो वो है क्रोमियम। क्रोमियम की अगर परत हम चढ़ा देते हैं किसी भी वस्तु पर तो उसकी चमक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग जो होता है विद्युत लेपन में होता है, तो सी हो जाएगा रासायनिक प्रवाह, ठीक है, रासायनिक प्रभाव। आगे विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है, ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। आगे किसी वस्तु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो होता है विद्युत लेपन, विद्युत लेपन होता है। आगे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो वो है टीन, ठीक है, टीन का उपयोग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो वह है जिंक का प्रयोग किया जाता है। आगे साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वह है क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है, तो हो जाएगा आसुत जल। आसुत जल जो होता है विद्युत का चालक होता है। आगे जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत क्या करता है, तो यह संकेत विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह का संकेत करता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रवाह का। आगे क्वेश्चन किशोरावस्था की ओर, चैप्टर नंबर 8 दिया किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो किशोरावस्था की उम्र होती है 11 से 19 वर्ष, ठीक है, 11 से 19 वर्ष। ऐसे तो 19 वर्ष नहीं होता है, 18 के नीचे ही रहता है, लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। आगे दिया कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहते हैं, तो 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहते हैं। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं, तो रजोनिर्वृत्ति, ठीक है, रजोनिर्वृत्ति नहीं होते हैं आपका यौनारंभ के समय। नेक्स्ट है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, तो वो होता है 28 दिन। 28 दिन जो चलता है वो साइकिल चलता है, ठीक है, साइकिल चलता है। आगे मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, तो रोटी, दाल और सब्जियां जो है वो किशोर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है,
तो वो उसको कहते हैं एडम एम्पल या कंठमणि, ठीक है, एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। आगे यौना आरंभ प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रियों का हार्मोन होता है, ठीक है। तो पुरुष का हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु लिंग का निर्धारण करता है? शिशु लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई जो है वो शिशु का निर्धारण करता है। आगे निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? नर जनन, तो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है वो नर का है, ठीक है। आगे पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है खून चढ़ाने से। अगर खून चढ़ा देंगे तो पुरुष स्वस्थ व्यक्ति, तो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स चढ़ सकता है। आगे है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका के संरचना को क्या कहते हैं? तो वो गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र। नेक्स्ट, जंतुओं में जनन, चैप्टर नंबर 5। तो ये हो जाएगा, इसका क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो मादा शरीर के बाहर में होता है बाह्य निषेचन, तो बी हो जाएगा सही। आगे आंतरिक निषेचन, तो मादा शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर में होता है आंतरिक निषेचन। फिर हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में जनन की विधि जो होती है वो मुकुलन कहलाती है। आगे मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजित विधि को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। आगे एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है तो एक होती है। नेक्स्ट है, एक टेडपल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या है? तो वह होता है आपका कायांतरण, ठीक है, कायांतरण। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा जनन विधि में होता है, तो क्या होता है? मुकुलन हाइड्रा में होता है, अभी मैंने पढ़ा। फिर है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में होता है द्विविभाजन से, ठीक है, द्विविभाजन से। आगे नर और मादा युग्मनज मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मनज मिलकर बनाते हैं युग्मनज, ठीक है, युग्मनज। आगे किस जीव द्वारा अपनी जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, जनन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जरायुज कहते हैं, जरायुज। फिर वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अंड प्रजक कहते हैं, अंड प्रजक। आगे है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठती है उष्मायन करने के लिए, उष्मायन के लिए, ठीक है, मतलब थोड़ा ताप बनाने के लिए। आगे है, दाब का मात्रक क्या? दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका, ये दोनों होता है। आगे बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। आगे है, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो वो होता है वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल होता है। आगे है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन से बल उत्तरदायी है? तो स्थिर वैद्युत बल, इसके लिए स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी होता है। आगे निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? ऑप्शन है गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और घर्षण बल। तो घर्षण बल जो होता है वो संपर्कित बल होता है, ठीक है, संपर्कित बल होता है घर्षण बल। आगे कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों प्रकार के बल है, जिसमें सी हो जाएगा, दोनों। फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आगे बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार का बल है? तो ये पेशीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है, न्यूटन है, ठीक है, तो न्यूटन किसका है मात्रक? बल का। आगे दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? दरवाजे को धक्का देने पर अपकर्षण बल लगता है, अपकर्षण। आगे 11 नंबर, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? तो वह है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो होती है कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिर जाती है। आगे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इस आकर्षण बल को कहते हैं हम लोग गुरुत्व बल, ठीक है, गुरुत्व बल। आगे जब किसी वस्तु की ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है, चाल में परिवर्तन वाले बल को क्या कहते हैं? तो चाल में परिवर्तन वाले बल को कहते हैं गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। आगे जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? तो वो चुंबकीय बल को, चुंबकीय बल का प्रयोग किया जाता है। आगे नीचे दिए गए चित्रों में, तो इसको छोड़ देते हैं, काफी जटिल क्वेश्चन है। आगे है, शुष्क मौसम बालों में कंघी बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल? तो स्थिर वैद्युत बल, अभी पढ़ा है मैंने। फिर है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर बल लगाया जाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे अनावेशित वस्तु पर बल लगाया जाता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। आगे चैप्टर 7, दहन एवं ज्वाला।
तो दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन के लिए हवा आवश्यक है, ठीक है, हवा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायु। आगे विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अगर छोड़ देंगे हम लोग तो आग जो है वो बुझ सकता है, इसीलिए अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस पाया जाता है। आगे दहन की क्रिया के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति 3 का। चौथा नंबर है निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? लकड़ी, कोयला, पत्थर और पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल जो है वो ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल। आगे का क्वेश्चन है लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना होता है मंद दहन, ठीक है, मंद दहन होता है लकड़ी का जलना। आगे निम्न में कौन किस ईंधन का उपयोग ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्न किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो एलपीजी का जो ऊष्मीय मान होता है सबसे अधिक होता है एलपीजी का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? कांच, लोहे का कील, सीमेंट और किरोसिन। तो किरोसिन जो है वो दहनशील पदार्थ है, किरोसिन। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील कौन है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। तो पत्थर जो है वो अदहनशील है, पेट्रोल पत्थर जल नहीं सकता है। आगे ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में होते हैं 3 क्षेत्र, ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं। फिर किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है? तो ऑक्सीजन। अगर किसी भी पदार्थ का दहन हो रहा है तो उसके लिए पोषक तत्व का काम करता है ऑक्सीजन, O2 जो है वो ऑक्सीजन जो है वो दहन का काम करता है। आगे ईंधन के उसमें मान का मात्रक क्या होता है? तो केजी पर जूल, ठीक है, जूल पर केजी होता है, जूल पर केजी होता है दहन का मात्रक। आगे निम्न में से स्वतः दहन का उदाहरण है? तो हो जाएगा पटाखा, पटाखा जो है स्वतः दहन का उदाहरण है। आगे निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है? विस्फोट का उदाहरण क्या है? तो पटाखा का दहन होना है विस्फोट का उदाहरण। आगे मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग दिखाई देता है किस प्रकार? तो पीला। मोमबत्ती के दहन का जो पीला भाग, ज्वाला बीच वाला भाग होता है वो पीला दिखाई देता है। आगे तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है? तो तेल में जब आग लगता है तो उसको CO2 के माध्यम से बुझाया जा सकता है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। आगे किस गैस की अधिकता विश्व उष्णन के कारण बनती है? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है वह क्या कहलाता है? तो वह ज्वलन ताप कहलाता है, जब कोई भी वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है। आगे गलत कथन को चुने, जंगल में आग लगने का कारण क्या है? तो जंगल में आग लगने का कारण होता है वृक्षों की कटाई, ये गलत है। बाकी सारा मनुष्य का लापरवाही, ये तो बिल्कुल सही है। सूर्य की गर्मी भी इंपॉर्टेंट है और बिजली गिरना, ये सभी जंगल में आग लगा देते हैं, लेकिन वृक्षों की कटाई जंगल में आग लगने की क्रिया नहीं है। आगे है प्रकाश वाला चैप्टर 9 ये चैप्टर 9, ठीक है। तो वह उसमें पहला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आंखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि है? तो ब्रेल लिपि, ठीक है, आंखों से ब्रेल लिपि है। फिर है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, जो रेटिना होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चन यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा पुतली जो है प्रकाश किरणों को नियंत्रित करता है आंखों में प्रवेश के लिए। आगे आपतन कोण था परावर्तन कोण का मान क्या होता है? समान होता है, ठीक है, समान, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बराबर होते हैं। फिर है निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? तो ऑप्शन ए है सूर्य, बी है मानव, सी है लकड़ी और डी है दीवार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि यही जो है जलनशील होती है और दिखावा मतलब प्रदीप्त प्रकाश फैलाती है। आगे निम्न में कौन अप्रदीप्त मतलब प्रकाश नहीं फैलाने वाला? तो दर्पण जो है वो प्रकाश नहीं फैलाता, बाकी सारे प्रकाश फैलाते हैं इसमें। फिर अब परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के जो 2 नियम हैं, ठीक है, परावर्तन के 2 नियम हैं। आगे जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्या होता है? तो आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री। फिर समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी। आगे श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है बहुमिति दर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? तो 3 होता है, ठीक है, 3 समतल दर्पण का प्रयोग होता है, 3 समतल दर्पण। नेक्स्ट है मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आइरिस मतलब परितारिका कहते हैं आइरिस। नेक्स्ट है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है। फिर है आगे एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन का मान क्या होगा? तो भी हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आपतन और परावर्तन एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है?
तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है सुस्पष्ट दूरी। आगे आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो उसको पुतली कहते हैं। आइरिस में छोटा सा छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। आगे अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो वो 3 हो जाएगी, 3। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो वो होता है विक्षेपण प्रक्रिया। अगर विक्षेपण ना होगा तो 7 रंगों में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कब, सदैव, ठीक है, सदैव बराबर होता है। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं, कोई भी किंतु परंतु इसमें नहीं आता है। आगे किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। अगर जो किसी पृष्ठ है उस पर किरण जो पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण इसको कहा जाता है। आगे है नीचे दिए गए चित्र, इसको छोड़ लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है, ये क्या कहलाता है, कितना है, तो 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक रहता है। आगे चैप्टर नंबर 12 घर्षण एवं अनिवार्य बल। इसमें पहला क्वेश्चन है, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो होता है स्नेहक। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है। फिर पतरातु घाटी किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में। फिर जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो तरल घर्षण कहते हैं। तरल घर्षण से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। आगे घर्षण हमेशा क्या होता है, तो डी हो जाएगा। कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है घर्षण। आगे है इनमें से किसमें सर्पी घर्षण कम होता है, ठीक है, तो सर्पी घर्षण कब कम होता है, तो ए स्थैतिक घर्षण में कम होता है। आगे तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है, तो हो जाएगा वृत्तीय आकृति। तरल घर्षण को कम करने की आकृति होती है वृत्तीय आकृति। आगे बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि घर्षण कम होता है। तो बर्फ पर चलने पर क्या होता है, घर्षण काफी कम होता है, जिससे फिसलने का चांस काफी ज्यादा कम होता है, काफी ज्यादा अधिक होता है। आगे तैलीय सतह से घर्षण घटता है। तैलीय सतह से घर्षण क्या होता है, घटता है, तैलीय सतह से। आगे बॉल बियरिंग के उपयोग से क्या होता है, तो बॉल बियरिंग के उपयोग से घर्षण घटता है, ठीक है। नेक्स्ट है टायर के तलियों की गोटी जो होती है वो घर्षण बढ़ाती है। टायर के तलियों की गोटी जो होती है वो घर्षण बढ़ाती है। आगे घर्षण से उत्पन्न होती है, तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा, ठीक है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, घर्षण कम हो जाता है, तो आसानी से फिसल पाता है उसमें। आगे निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, जबकि हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल लगता ही है, ठीक है। आगे चिकने सतह की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर क्या होती है, तो रुखड़े सतहों पर अधिक होती है, ठीक है। चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतह पर क्या होती है, घर्षण अधिक होती है। आगे चैप्टर है ध्वनि साउंड, चैप्टर नंबर 12। इसमें जो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आगे है कंपन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कंपन का एसआई मात्रक होता है मीटर। फिर आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, तो आवर्तकाल का मात्रक होता है एस, ठीक है। आगे वयस्क पुरुष में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है, तो 20 मिलीमीटर होती है, 20 mm, ठीक है। आगे महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है, तो 15 मिलीमीटर, 15 mm। फिर मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है, तो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मानव नेत्र के लिए, मानव कानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। फिर ध्वनि संचरित हो सकती है, कब होती है, तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों में होती है ध्वनि संचरित होती है, ठोस, द्रव, गैस में। आगे इनमें किस आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो वो होती है छोटी बच्ची की आवृत्ति जो होती है वो सबसे अधिक होती है। आगे अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, तो अप्रिय ध्वनि जो है वो शोर कहलाती है, ठीक है, अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, जैसे गाड़ी का हॉर्न वगैरह। आगे ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो आयाम पर निर्धारित करती है कि किस आयाम पर कितना ध्वनि है। आगे पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति क्या है, तो वो होती है 2000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति होती है 2000 हर्ट्ज से अधिक, 2000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। आगे अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है, तो अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट है जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे शोर कहते हैं, ठीक है। फिर हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण होता है कंपन होता है, इसीलिए कोई भी ध्वनि हमको सुनाई देती है। आगे चैप्टर नंबर 16 है वायु एवं जल प्रदूषण।
इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है किस पर? तो मनुष्य पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है और भवनों पर पड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें सभी पर हो जाएगा। आगे, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, CO2 की मात्रा जो लगातार बढ़ती जा रही है, और रेफ्रिजरेटर वगैरह का प्रयोग होता है, CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इन सभी के कारण जो है वायुमंडल में वैश्विक तापन का बढ़ोतरी हो रहा है। आगे, पर्यावरण का अजैविक कारण क्या है? ऑप्शन है मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे और पक्षी। तो वायु है अब आप पर्यावरण का अजैविक कारण, बाकी सारे जैविक कारण हैं। आगे, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव क्या हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों है आपका अम्ल वर्षा के अवयव, तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो CO2 जो हरित गृह प्रभाव के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है। आगे है, इनमें कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है प्राथमिक प्रदूषक, CO2। आगे, पौधों के पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो पौधों पर जो प्रभाव होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जल को प्रदूषण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्रदूषक कहलाते हैं, प्रदूषक। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। आगे, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है झारखंड के रांची में स्थित है, रांची जिला में। आगे, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में है? तो रांची में मगरमच्छ प्रजनन। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन का कारण क्या है? वनोन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो है 19। ठीक है, 19 वो है बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आवास का वन पानी संरक्षण किया जाता है कब? जयमंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र में, जयमंडल संरक्षित क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1972 से 73 के बीच। आगे, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो 77 है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या। आगे, संकटापन्न स्पीसीज क्या है? तो बाघ, इस ऑप्शन के घोड़ा क्या है? कुत्ता बाघ, तो बाघ जो है वो संकटापन्न स्पीसीज है। नेक्स्ट है, भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो 425 अभ्यारण्य टोटल। आगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो झारखंड के पलामू में है बेतला राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के पलामू में है। आगे, वत्स जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभ्यारण्य। आगे, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारण स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त होते जा रहे हैं, वे क्या कहलाते हैं? संकटापन्न जंतु, संकटापन्न जंतु। नेक्स्ट है 14 नंबर, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन की स्थिति है? तो वह है लातेहार में, लातेहार में। आगे, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो होता है वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। आगे, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल होता है पुनर्विरोपण। ठीक है, पुनर्विरोपण। अगर एक पेड़ कट रहा है उसके बीच में अगर हम 1 या 2 पेड़ लगा देते हैं तो वो होता है वनोन्मूलन का अस्थायी हल। ठीक है, हल निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर पुनर्विरोपण हो जाता है, इसलिए। तो देखिए, ये है पूरा साइंस का वायरल क्वेश्चन। इसमें मैंने साइंस के सभी वायरल क्वेश्चनों को डिस्कस किया है और सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आज के एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें इससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सब भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। और आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अपना बेस्ट करके आए एग्जाम में, ताकि आपको टर्म 2 में अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।